यानी बिना उत्तरदायित्वों का निर्वहन किए कोई भी सरकार गद्दी पर नहीं रह सकती। अर्थात हमारे संविधान निर्माता यही चाहते थे कि सरकार जो आए वो अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर कर ही गद्दी पर बैठे। यही कारण है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया, न कि अध्यक्षात्मक लोकतंत्र को। क्योंकि अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में स्थायित्व तो था लेकिन उसमें उत्तरदायित्व की कमी थी, लेकिन संसदीय लोकतंत्र में भले ही स्थायित्व नहीं था लेकिन उत्तरदायित्व था। यही कारण है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने स्थायित्व के जगह उत्तरदायित्व को अपनाया। देखिए, देश को सैकड़ों वर्ष की गुलामी के बाद आजादी मिली थी। राजतंत्र के जमाने में भी राजा अपने उत्तरदायित्व की बड़ी अवहेलना करते थे। हमारे संविधान निर्माता चाह रहे थे कि लोगों को बड़ी अपेक्षा थी देश से, देश के संविधान से, सरकार से। वो ये चाह रहे थे कि ऐसे सरकार आए जो अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करके गद्दी पर बैठे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75(3) यह कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अर्थात यदि लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो सरकार तत्काल गिर जाएगी। अर्थात सरकार हमेशा यह ज्ञान रखे, सरकार को हमेशा यह भान रहे कि हम अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करके ही गद्दी पर रह सकते, नहीं तो लोकसभा विश्वास प्रस्ताव पारित करेगी और सरकार तत्काल गिर जाएगी। यही कारण है कि हमारे संविधान निर्माता उत्तरदायित्व को ध्यान में रखते हुए स्थायित्व के जगह उत्तरदायित्व को अपनाया, क्योंकि उनके ध्यान में उत्तरदायित्व था। और यही कारण है कि उन्होंने भारतीय संविधान के तहत संसदीय लोकतंत्र को अपनाया। अगला जो विशेषता है, संविधान की सर्वोच्चता। अब संविधान की सर्वोच्चता क्या? देखिए, संविधान की सर्वोच्चता अगर हम लोग अपनाया तो इसका क्या मतलब है? कहीं और किसी की सर्वोच्चता है? हाँ, बिल्कुल सही बात है। जहां अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता को अपनाया गया है, वहीं ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता को अपनाया गया है। अमेरिका में एक कहावत है कि संविधान वही है जो न्यायालय कहता है। संविधान वही है जो न्यायालय कहता है, अर्थात न्यायालय द्वारा कहे गए वचन ही संविधान है, अर्थात वहां न्यायिक सर्वोच्चता है। ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता के तहत यह कहावत है कि प्राकृतिक रूप से जो भी संभव हो वह संसद कर सकता है, अर्थात संसद वह समस्त कार्य कर सकता है जो प्राकृतिक रूप से असंभव न हो। यह वक्तव्य ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता को बताता है। भारत के संविधान निर्माता किसी की तानाशाही को अपनाने के खिलाफ थे। वो जानते थे कि अगर न्यायालय सर्वोच्च हो जाएगा, संसद सर्वोच्च हो जाएगा, तो जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का वो निर्वहन नहीं करेंगे, तानाशाही आ सकती है। यही कारण है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने न ही न्यायिक सर्वोच्चता को अपनाया और न ही संसदीय सर्वोच्चता को अपनाया, बल्कि उन्होंने संविधान की सर्वोच्चता को अपनाया। अर्थात चाहे वो विधायिका हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, सबके ऊपर कौन बैठता है? संविधान। संविधान से ऊपर कोई नहीं है। भारतीय संविधान के तीनों अंगों को, चाहे समस्त अंगों को, संविधान के नीचे ही रहना पड़ेगा। संविधान के ऊपर कोई नहीं जा सकता। संसद द्वारा पारित कोई भी विधान संविधान के विरुद्ध नहीं हो सकता। न्यायालय द्वारा दिया गया कोई भी निर्णय संविधान के विरुद्ध नहीं हो सकता। हर किसी को संविधान के अंदर ही रहना है और यही है संविधान की सर्वोच्चता। चाहे वो विधायिका हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, सब किसके अंदर है? संविधान के अंदर है। भारतीय संविधान की जो अगली विशेषता है, नम्य तथा अनम्य संविधान। नम्य तथा अनम्य संविधान का मतलब क्या हुआ कि संविधान के कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनको संशोधन करने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता है, तो वहां संविधान नम्य हो गया, यानी लचीला हो गया।
और भारतीय संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिन्हें संशोधित करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता है, अपितु कुछ में विशेष बहुमत के साथ आधे से अधिक राज्यों की भी सहमति की आवश्यकता है। जैसे अनुच्छेद 2-3 में अगर संशोधन करना है तो साधारण बहुमत, मौलिक अधिकारों में संशोधन करना है तो विशेष बहुमत। लेकिन यदि सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कोई प्रावधान है, राष्ट्रपति से संबंधित कोई प्रावधान है, तो वहां विशेष बहुमत के साथ आधे से अधिक राज्यों को भी सहमति देना पड़ेगा, उनका भी अनुमति आवश्यक है। यही कारण है यहां हमारा संविधान क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। यानी हमारे संविधान में नम्य तथा अनम्य यानी कठोर तथा लचीला दोनों संविधान की विशेषताओं का सम्मिश्रण है। भारतीय संविधान की जो अगली विशेषता है वो है संघात्मक तथा एकात्मक दोनों लक्षणों का समावेश। संघात्मक तथा एकात्मक दोनों लक्षणों का समावेश। यही कारण है, देखिए, भारत का संविधान पूर्ण रूप से संघीय नहीं है और ना ही पूर्ण रूप से एकात्मक है। संघीय संविधान का लक्षण यह होता है कि दो राज्यों का अस्तित्व हो, लेकिन राज्यों को उसमें विशेष अधिकार दिए जाते हैं। यहां तक कि बहुत सारे ऐसे संघीय संविधान हैं जहां राज्यों को अवशिष्ट विधायी शक्तियां भी दी गई हैं। तो संघीय संविधान का मतलब यह हुआ कि दो सरकारों का सहअस्तित्व हो, संविधान सर्वोच्च हो, न्यायालय सर्वोच्च हो। यह विशेषता हमारे संविधान में अपनाया गया है। संघीय संविधान जैसे अमेरिका उसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है, संघात्मक ढांचे का उदाहरण है। लेकिन अमेरिका में संघ की इकाइयों को कुछ ज्यादा ही स्वतंत्रता है, ठीक है ना। वहां अवशिष्ट विधायी शक्तियां भी केंद्र के पास ना होकर राज्यों के पास है। तो अमेरिका में संघात्मक शक्तियां कुछ ज्यादा ही तीव्र हैं। संघ की केंद्र सरकार के अलावा जो राज्य सरकारें हैं उनको कुछ ज्यादा शक्तियां हैं, राज्यों को ज्यादा शक्तियां हैं। यानी वहां संघात्मक संविधान का पूरा लक्षण है। हालांकि पूर्ण रूप से कहीं नहीं है, लेकिन वहां ज्यादा है। अगर एकात्मक संविधान का लिया जाए तो सारी शक्तियां केंद्र को दे दी जाती हैं और केंद्र से ही शक्तियों का बंटवारा क्षेत्रीय इकाइयों को मिलता है। जैसे ब्रिटेन उदाहरण है इसका, फ्रांस उदाहरण है इसका। वहां शक्तियां पूर्ण रूप से एकात्मक है, यानी सब शक्तियां केंद्र के पास हैं। भारत के संविधान की यह विशेषता है कि यहां संघात्मक संविधान के लक्षण को अपनाया गया है। यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार का पूरा प्रावधान है। केंद्र की शक्ति अलग है, राज्य की शक्ति अलग है। 3 सूचियों के आधार पर शक्तियों का विभाजन किया गया है। संविधान की सर्वोच्चता है, न्यायिक सर्वोच्चता है, न्यायालय स्वतंत्र न्यायपालिका है, ठीक है। ये सारी चीजें भारत के संविधान को संघीय संविधान के तहत ले जाता है। लेकिन लोगों का यह कहना है कि भारत का संविधान भले ही संघात्मक संविधान के लक्षण को समाहित करता हो, लेकिन इसका ढांचा केंद्राभिमुख ज्यादा है। यानी उसमें एकात्मक संविधान के लक्षण कुछ ज्यादा ही हैं। चाहे वो एकहरी नागरिकता हो, चाहे राज्यपाल की नियुक्ति हो, चाहे राज्यों का निर्माण हो, चाहे राज्यों के नाम में परिवर्तन करना हो, ये सब केंद्र सरकार को है जो एकात्मक संविधान के लक्षण को बताता है। यहां अखिल के राज्यों को क्लास 1 सर्विसेज दिया ही नहीं गया है। क्लास 1 सर्विसेज नियुक्ति जो है वो केंद्र सरकार करता है। क्लास 2 सर्विसेज से ही राज्य सरकार शुरू होते हैं। अब ये भी राज्यों का एक आईएएस अधिकारी का चुनाव केंद्र कर रहा है और राज्यों में जाके ड्यूटी कर रहे हैं, वो भी एकात्मक संविधान का लक्षण है। देखिए, हमारे संविधान निर्माता देश में एकात्मक संविधान की विशेषताओं को रखने के पीछे उनका उद्देश्य ज्यादा क्या था? संविधान केंद्राभिमुख ज्यादा क्यों हो गया? हमारे संविधान निर्माता इस इतिहास से प्रभावित थे। वो ये देख रहे थे कि जब जब देश में केंद्रीय शक्तियां कमजोर हो रही थी, तब तक शक, कुषाण, यवन, पहला, हूण, तुर्क, मुगल सब भारत पर आक्रमण कर रहे हैं और भारत को बेतरतीब रूप से लूट रहे हैं। जनता को अपार कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं के मन में यह चल रहा था कि राज्य भले ही कमजोर हो जाए, लेकिन किसी भी कीमत पर केंद्र कमजोर नहीं होना चाहिए।
इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं के ने संघात्मक लक्षण की जगह एकात्मक लक्षण को ज्यादा समाहित किया, केंद्र को ज्यादा शक्तियां दी। यही कारण है कि संविधान केंद्राभिमुख हो गया। यही कारण है हमारा संविधान को बहुत लोगों ने, केसी वियर नामक विद्वान ने अर्धसंघीय कहा है। यानी यहां संघ और एकात्मक, संघात्मक और एकात्मक दोनों संविधान के लक्षण बराबर रूप से विद्यमान है। इसीलिए केसी वियर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा। ये तो भारतीय संविधान के बड़े ही मूल विशेषताएं हैं जो संविधान को दुनिया के संविधानों से टोटल अलग कर रहा है। इसके अलावा भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, क्योंकि हमारे संविधान निर्माता ये जान रहे थे कि जनता के समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण, धार्मिक स्वतंत्रता, ये सब चीजों का बड़ा हनन हो रहा था आजादी के पहले। इसीलिए उन्होंने मौलिक अधिकार के रूप में अलग से भाग 3 भी बताया, जो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहलाता है। भाग 3 मौलिक अधिकारों का प्रावधान, यह भारतीय संविधान की एक अलग विशेषता है। यानी हमारे वहां जीवन जीने के जो मूलभूत अधिकार हैं उनको मौलिक अधिकारों के तहत एक अलग भाग में ही समावेशित किया गया, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक। ये इस भारतीय संविधान की अलग विशेषता है। इसके अलावा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, देखिए बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो सरकार, जैसे मौलिक अधिकार अनिवार्य है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो करना है सरकार को, लेकिन उन्हें अनिवार्य नहीं किया जा सकता है क्योंकि सरकार के पास संविधान इतना संसाधन नहीं है। इसीलिए भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 36 से 51 तक शामिल किया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारत में जहां मौलिक अधिकार के तहत राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना की गई है, वहीं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की गई है, यानी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की गई है। अनुच्छेद 36 से 51 तक ये भारत के संविधान की एक अलग विशेषता है कि इसमें राज्यों के लिए एक अलग नीति निर्देशक तत्व दिया गया है। यानी ये वे तत्व हैं कि राज्य सरकारें जो भी कानून बनाएंगी इन तत्वों को ध्यान में रखकर बनाएंगी कि इन तत्वों को भी उन्हें पूरा करना चाहिए। शुड, मस्ट है तो मौलिक अधिकार है, शुड है तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ऐसा सरकार को करना चाहिए। देखिए हमारे संविधान निर्माता ये जान रहे थे कि भारत के संविधान के लोगों को मौलिक अधिकार दिया गया है, लेकिन बिना कर्तव्यों के अधिकार तो तानाशाही हो जाएगा, वो व्यक्ति को किंग कर्तव्य विमूढ़ बना सकता है। यही कारण है आजादी के बाद भी संविधान में 42वें संविधान संशोधन के तहत भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के तहत स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर, देखिए कितने प्री के क्वेश्चन बन रहे हैं, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन के तहत कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, जिनकी संख्या कितनी है वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य। ठीक है ना। देखिए बहुत विस्तार से तो क्लास में हमने उसको देखा जाएगा, लेकिन आपको ये मैं दिखा रहा हूं कि इसमें कितने सारे मेंस और प्री दोनों के क्वेश्चन हल हो गए। ठीक है ना। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने मौलिक कर्तव्य को इसलिए रखा कि अधिकार तो दे दिए गए हैं, लेकिन कर्तव्यों का भान कैसे कराया जाए जनता को। तो कर्तव्यों का भान कराने के लिए स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान के संशोधन के तहत कुल 10 मौलिक कर्तव्य रखे जाए, जो वर्तमान में 11 है। इसके अलावा हमारे संविधान निर्माताओं ने वयस्क मताधिकार का भी प्रावधान किया है, यानी 18-21 वर्ष के पहले तो ये प्रावधान कहते 21 वर्ष तक के लोग ही चुनाव में वोट डाल सकते हैं, लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत अब एज घटाकर कितना कर दिया गया 18 साल। ठीक है ना। तो आपने ये देखा कि भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं, भारतीय संविधान के जो प्रमुख तत्व हैं, भारतीय संविधान का जो सार तत्व है, भारतीय संविधान के जो प्रमुख लक्षण हैं, वो उनको दुनिया का सबसे महान संविधान भी बनाता है। वो गागर में सागर भरने के प्रयत्नों का साकार परिणाम भी है, और वही भारत के संविधान को दुनिया का सबसे लंबा संविधान भी बनाता है। ठीक है। इस प्रकार से
इस चैप्टर को लेने के पीछे जो हमारा प्रमुख उद्देश्य था कि इसमें मेंस के भी क्वेश्चन कैसे जीएस के आते हैं आईएएस और पीसीएस में, और कैसे प्री के क्वेश्चन भी हम एक ही चैप्टर के अंतर्गत देख सकते हैं। तो इस तरह मैंने आपको प्री और मेंस दोनों के क्वेश्चन को बराबर दिखाया। इसी तरह हम लोग अन्य सारे क्लासेस पॉलिटी के जब क्लास चलेंगे तो ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे तो विधिवत देखा जाएगा, और मैं हर जगह ऐसे प्री और मेंस के क्वेश्चन अलग अलग दिखाऊंगा, अलग अलग बताऊंगा और अलग अलग हल भी करवाऊंगा। ठीक है ना, जो संभव हो पाएगा जहां तक ऑनलाइन क्लासेस में वो पूरा हम करेंगे आप। ठीक है, अन्य चैप्टर एक आध चैप्टर अभी और मैं आपको दिखाऊंगा आगे, और अन्य ऑप्शनल सब्जेक्टों के बारे में लेकर मैं चलूंगा, और इसी प्रकार हम अन्य ऑप्शनल जो हिस्ट्री का है वो भी अलग से हम बताएंगे। ठीक है ना, और इस चैप्टर के तहत आपको ये जानने को पूरा रूप से मिला होगा कि कैसे हम अपने क्लासेस को लेकर चलेंगे। हालांकि एक छोटे से क्लास में पूर्ण अपने ज्ञान को, अपने 20 साल के अनुभव को तो हम नहीं बता सकते हैं, उसके लिए तो आपको विस्तार से क्लास लेना पड़ेगा। हमारा बस यही सोच है और यही आपसे कहना है कि आप पूरे विश्वास के साथ शामिल हो, निश्चय ही आपको इसमें लाभ मिलेगा और अन्य लोगों से अलग भी लगेगा। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।